अच्छा, ऑसिलेशन का जो सेकेंड टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन. ओके, पीरियोडिक मोशन, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ओके, तो कोई दूसरा जो है इसी टाइप का ही लिख लोगे, नहीं तो एनी मोशंस दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ओके, पीरियोडिक का दूसरा नाम क्या होता है? हार्मोनिक. पीरियोडिक का दूसरा नाम क्या होता है? हार्मोनिक. ओके, बस. ऑसिलेटिव मोशन, इफ ए बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो भी कहते हैं, अबाउट इट मीन पोजिशन, एंड देन इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन. ओके, तो उसमें देखो ऑसिलेटरी मोशन में इफ ए बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, हाँ सही, मीन पोजिशन इट्स सेड टू बी ए ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन और हार्मोनिक मोशन. ओके, नहीं मतलब ऑसिलेटरी मोशन को दूसरा और क्या बोल सकते? वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते और हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते. ओके, ठीक है, ये दोनों मोशन के बारे में है. अभी ये पहले भी इंट्रोडक्शन में भी दिया था इसके बारे में. तो अभी एनसीईआरटी में देखो क्या क्या चीजें लिखा जा रहा है. पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन है तो बोलते हैं फिगर 14.1. तुम लोग के बुक में दिखाई दे रहा है ना फिगर 14.1. फिगर 14.1 shows some periodic motion. Suppose an insect climbs up a ramp and falls down. It comes back to the initial point and repeats the process identically. If we draw a graph of its height above the ground versus time, it would look like figure 14.1a. ठीक है, जैसे कि ऊपर गया फिर नीचे आ गया. Eventually inclines up a step, come down and repeats the process. ओके, उसी को ही मतलब प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं. Its height above the ground would look like that in figure 14.1, है ना. ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया. ठीक है. When you play the game of bouncing a ball of the ground between your palm and the ground, the height versus time graph look like the one figure 14.c. तो ये जो तीन ग्राफ है ये किस किस का ग्राफ है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है बेटा. तो अभी देखो फिगर 14.1c at the section of a parabola given by the Newton's equation h equals to ut plus half gt square for downward motion and minus half gt square upward motion with different values of u in each case. These are the example of periodic motion. The motion that repeats itself at regular interval of time is called periodic motion. ठीक है बेटा, periodic motion. अभी देखो उसको एक्सप्लेन, उसको बताते कैसे, पीरियोडिक मोशन को कैसे बोलते. देखो मतलब कोई फंक्शन है. आज तुमने स्कूल गया था, मतलब आज तुमने 10 बजे 10 AM को तुम स्कूल में थे. कल भी 10 AM + 24 स्कूल में रहोगे. मतलब छुट्टी हो तो कोई बात नहीं, मतलब 2 × 24 मतलब हर 24 आवर्स के बाद तुम ऐसे ब्रेकफास्ट ले लो. मतलब आज 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, फिर 24 आवर्स के बाद फिर तुम ब्रेकफास्ट करोगे ना. ब्रेकफास्ट तो ऐसे करते हैं नहीं, कितने 24 आवर्स के बाद सुबह 6 बजे, फिर नेक्स्ट दिन सुबह 6 बजे 24 हो गए, है ना. तो ऐसे 2 × 24 ये जो होता है ना इसको ही बोला जाता है. इस टाइप का तुमने देखा होगा साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, ऐसे जैसे करके जा रहा है. लेकिन ये वाला क्या होता है सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है ना. ओके, तो ऐसे ले लेते हैं 360 प्लस थीटा साइन 2 × 360 प्लस थीटा उसी जगह पे आ जाएगा, है ना. तो ये जो
बार 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 रिपीट होता है, वो रिपीटेशन कौन, साइन और कोस पक्का बताते हैं, है ना। जो साइन 0 0 है, 360 प्लस 0 वो भी 0 में आ जाएंगे, 720 प्लस 0 उसी जगह भी पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशंस कहते हैं। बात क्लियर। लेकिन ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये वाला जो है ना ये हार्मोनिक भी है, ये हार्मोनिक मोशन भी है। जिस मोशन को हम लोग साइन और कोसाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हार्मोनिक मोशंस कहते हैं। तो पीरियोडिक मोशंस का अलग अलग नाम हो सकता है, ओके। उसमें से एकदम सिंपलीस्ट जो बात होता है उसको बोलते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसीलिए जैसे वाला इस टाइप का जो होता है किसका ग्राफ होता है बेटा, साइन का ग्राफ होता है। ये वाला किसका ग्राफ होता है, कॉस का। इस टाइप का जो है साइन और कॉस से जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। और साइन और कॉस को क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। इसी से जो नाम आया हार्मोनियम, हार्मोनिक, ठीक है। यहां तक क्लियर बेटा, जहां तक बताए क्लियर हुआ। अच्छा, बाउंसिंग ऑफ बॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम का रिलेशन जो बता रहे थे, बाउंसिंग, उसमें डाउट पड़े। सी वाला फिगर जो था है ना 12.1 सी है ना 14.1 सी, और ओके सबसे ऐसी हो गया। फिर ग्रेविटी के हिसाब से नीचे गया ना, तो वहां पे क्या होता है, x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जीटी का स्क्वायर। इनिशियल मतलब स्पीड वाला 0 था, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू हाफ जीटी का स्क्वायर। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। किसका ग्राफ होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये जो तुमने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला होता है, और टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2x अपॉन g, ये तो पैराबोलिक बात होगी। इजीली समझने के लिए क्या है, जब मान लो कोई जगह से गिरा, फिर वो धीरे 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 ऐसा आ गया, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। सर दूसरे ग्राफ के साथ कंपैरिजन। हाँ बेटा बोलो। ये वाला ग्राफ है, उसमें वो क्लाइम कर रहे थे, उसमें बता दो फर्स्ट वाला ग्राफ क्या था बेटा, ये बेचारे क्लाइम्स a step and come down and repeats the process। तो जो स्टेप जा रहा है वहां पे उसका कोई तो एक्सीलरेशन टाइप का नहीं है ना बेटा, ठीक है बेटा। तो स्ट्रेट लाइन वाले होगी, जैसे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, फिर वो नीचे आ रहा है, एक उसके पर्टिकुलर मोशन है ना। लेकिन कोई बॉल जो होता है वो तो अंडर द ग्रेविटी है ना, एक्सीलरेशन रहेगा ना उसमें, तो हम पैराबोलिक होगी, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो बेटा पीरियोडिक मोशंस में वेरी ऑफन द बॉडी अंडरगोइंग पीरियोडिक मोशन हैज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बॉडी, ये वाला पैरा अभी पढ़ रहा हूं बेटा, इधर वाला पैरा, very often the body undergoing periodic motion has an equilibrium position somewhere inside this path. When the body is at this position, no external force acts on it. Therefore, it is left there at rest. It remains there for forever. If the body is given some displacement from the position, a force comes into play, which tries to bring the body back to the equilibrium point, giving rise to the oscillations or vibration. Okay? कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जैसा स्प्रिंग ओपन है, तुम उसको प्रेस दो, प्रेस करो तो चेंज कर रहे हो, तो फिर अपने वे आने का कोशिश करेगा, इनर्शिया के वजह से फिर थोड़ा चला जाएगा, फिर वो इधर आएगा, फिर जाएगा, फिर ऐसे ही चलेगा।
तो इस टाइप का जो टू एंड फ्रो मोशंस होगा दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस. For example, a ball placed in bowl will be equilibrium position. If it is displaced a little from it, it will perform oscillatory in the bowl. Every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion need not to be oscillatory. जैसे प्लैनेट वाला मूव करता है वो वाला पीरियडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है. लेकिन पेंडुलम पीरियडिक है, ऑसिलेटरी भी. सर्कुलर मोशन इज a periodic motion but it is not oscillatory motion. There is no significant difference between oscillations and vibration. ज़्यादा significant नहीं है. It seems that when the frequency is small, we call it oscillation. Frequency is small, तब उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन. ये पक्का ध्यान रखें. इसीलिए एनसीईआरटी में जो लाइंस होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑसिलेशन like the oscillation of a branch of a tree. While when the frequency is high, we call it vibration, like the vibration of a string or musical instrument. ठीक है? Oscillation means what? जो है स्मॉल फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी हो गया तो क्या हुआ? वाइब्रेशन. तो वाइब्रेशन मतलब हायर फ्रीक्वेंसी होगी एंड ऑसिलेशन मतलब लो फ्रीक्वेंसी. ये चीज को जरूर ध्यान रखें. ऐसा रीजनिंग में कहीं पे भी यूज होगा. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. जो ऑसिलेटरी मोशन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. द मोशन अराइजेस व्हेन द फोर्स on the oscillating body is directly proportional to its displacement from the mean position, which is also the equilibrium position. यहाँ पे जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो 3 पॉइंट है, नंबर 1 ऑसिलेशन, लो फ्रीक्वेंसी. वाइब्रेशन वर्ड तभी एप्लीकेबल होती है जब हाई फ्रीक्वेंसी बोलो. सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन एग्जाम्पल क्या होता है? SHM. ठीक है. और एक चीज जो तुम लोग को हम बता रहे थे, जब ये चीज होगा पोजीशन, ये जो दिया देखोगे ऑसिलेटरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स. फोर्स इज डायरेक्टली देखो वहां पे दिया ना, मोशन अराइज व्हेन द फोर्स ऑन द ऑसिलेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें एक तो ये होता है फोर्स इज डायरेक्ट. नंबर 2 टू एंड फ्रो मोशन. नंबर 3 तो पीरियोडिक भी होती और एक किसको फॉलो करते हैं? साइन एंड कोसाइन. ठीक है बेटा. तो इसके मतलब जो जहां पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट उससे भी बोल सकते हो टू एंड फ्रो मोशन हो सकता. तब भी ये पीरियोडिक मोशंस भी है और जो साइन और कोसाइन फॉलो कर रहे हैं. ये बेसिक फीचर हो. इसके बाद जो देखो एंड फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. फोर्स किस तरह डायरेक्टेड होते हैं? फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. देखो कोई पेंडुलम इधर जा रहा था लेकिन वो फिर वापस आएगा, फोर्स इधर ही है, मीन पोजीशन. पेंडुलम इधर आ गया तब भी इसको इधर खींचेगा. तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन. फोर्स इज डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. मोशन किस टाइप का? टू एंड फ्रो. किस टाइप का? पीरियोडिक. ठीक है ना. ये सारे मिला के होगा. बात क्लियर? लास्ट पैरा में
क्या क्या बोल रहा है देखो. In practice, oscillating bodies eventually come to rest at their equilibrium position because of the damping due to friction and other dissipative causes. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, मान लो कोई किसी ने वहां पे शुरू किया वैक्यूम में, जहाँ पे कोई फ्रिक्शंस वगैरह नहीं है, डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, जैसे हीट अप हो जा रहा है, ऐसा नहीं है, तो कंटिन्यूअस चलेगा. लेकिन वो रुक क्यों जाता है? दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन एंड डिसिपेटिंग एनर्जी, हीट की वजह से. तो इन प्रैक्टिस ऑसिलेटिंग बॉडीज इवेंचुअली come to rest at their equilibrium position because of the damping force due to friction or the dissipated causes. However, they can be forced to remain oscillating by means of some external periodic agency. तो इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा. एक होता है फ्री ऑसिलेशन जो अपने आप चल रहा है, और एक होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन. जैसे होता है ना, स्विंग है, कोई बच्चे मूव कर रहा है, फिर धक्का दे रहा है, फिर चल रहा है, फिर दर. पेंडुलम बंद हो गया तो स्की ये कर दिया है ना, वॉच बैटरी लगा दिया. तो क्या बार बार एक एक्सटर्नल फोर्स देना जरूरी होती है. अदरवाइज वो क्या है? डैम्ड ऑसिलेशन. ऑसिलेशन कोई भी होगा धीरे धीरे रुक जाता है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन. डैम्ड ऑसिलेशन को मान लो तुमने कंटिन्यू करना चाहते हो, यू हैव टू गिव सम एक्सटर्नल फोर्स, तो ऑसिलेशन को कंटिन्यू करेगा. ठीक है. एनी मटेरियल और मीडियम कैन बी pictured as a collection of large number of coupled oscillations. The collective oscillations of the constituents of a medium manifest themselves as waves. तो इसके मतलब क्या देखो, ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है ना. जब कोई जगह पे कोई मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल इस टाइप का ऑसिलेटिव मोशन करेगा, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा? वेव जैसा बनेगा. तो छोटे छोटे ऑसिलेशन जब होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स, वो कंबाइंड होके क्या बना देते हैं? वेव्स बना देते हैं. इसलिए एनसीईआरटी के हॉर लाइंस को पढ़ना जरूरी है. एक बार देखो, एनी मटेरियल मीडियम, साइट इज एयर और स्प्रिंग, can be pictured as a collection of large number of coupled oscillation. coupled oscillation मतलब ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आ रहा है, coupled, एक दूसरे से रिलेटेड, जुड़ा हुआ. कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इस टाइप है. तो दिस कलेक्टिव ऑसिलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मीडियम मैनिफेस्ट देमसेल्व्स एज वेव्स. एग्जांपल ऑफ वेव्स इंक्लूड वाटर वेव्स, सिस्मिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. We shall study the wave phenomena in the next chapter. तो यहाँ से बता दिया. अभी हमने ऑसिलेशंस पढ़ रहे हैं, और ऑसिलेशंस जब बहुत सारे एक साथ हो जाएगा तब तो क्या बना देगा? वेव. वेव को भी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? दो डेफिनेशन भी पता चल गया. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ऑनलाइन में क्लियर है बेटा? हाँ बेटा बोलो. डिसिपेटिव कॉजेस मतलब किसी के पास एनर्जी था, बार बार वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी लॉस होते जा रहा है फ्रिक्शन की वजह से, डिसिपेटिव फोर्स. आपने एनर्जी को कम कर दे रहा है.